चलिए, हम कक्षा 12 का पाठ पहला वैद्युत अवयव क्षेत्र, ठीक है? तो हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे और इसको हम हैंड राइटिंग के थ्रू से पढ़ेंगे, ठीक है? यदि आपको हैंड राइटिंग भी हम आपको मिल जाएगा और आपको समझाते हुए भी चले जाएँगे, तो इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है? इसका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश क्षेत्र। सबसे पहले हम पूर्ण पढ़ लेते हैं कि आवेश क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका आवेश क्या होता है। आवेश 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 का एक सबसे प्रचलित परिभाषा होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को आवेश कहते हैं। यानी Q एन ई। यहाँ पर क्या होता है, एक परिभाषा होता है और इसी से क्या होता है, आपका 80% सवाल जो आएगा इससे इसी सूत्र से लगता है, ठीक है? तो कहेंगे क्या परिभाषा, कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला परिभाषा। हम कुल टोटल आपका 2 परिभाषा लिखवा देंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी को याद कर लीजिएगा, ठीक है? कहेंगे इलेक्ट्रॉन को ट्रान के प्रवाह दर को आवेश कहते हैं। यदि कोई आपसे परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसको क्यू से लिखते हैं, लिखेंगे इसको या इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है? यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अपना अभी लास्ट में वीडियो समाप्त हो जाएगा, इस पूरे चैप्टर को पढ़ा लेंगे लास्ट तक। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ देंगे। पीडीएफ में हम क्या करेंगे, यदि पीडीएफ को पाने का हम आपको तरीका भी बता देंगे, आप पीडीएफ कहाँ से पाएंगे, ठीक है? तो चलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे पूरे वीडियो को आप देखिए, ठीक है? तो देखिए, यह तो आपका पहला परिभाषा हो गया। कहेंगे दूसरा परिभाषा क्या होता है, तो दूसरा परिभाषा इसके सूत्र से होता है, ठीक है? तो इसका ओरिजिनल सूत्र क्या होता है, कहेंगे आवेश बराबर आपका सूत्र होता है धारा गुणे समय। ये आपका सूत्र होता है और इसी से क्या होगा, आपका दूसरा परिभाषा बन जाएगा, ठीक है? और इसी से आपका क्या होता है, दूसर का इसका मात्रक भी निकल जाता है, ठीक है? तो चलिए हम लिखते हैं दूसरा। कहेंगे धारा और समय, इसको क्या कहते हैं, गुणनफल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका नाम लेंगे। कहेंगे धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है? कहेंगे धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। लिखेंगे धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, कहेंगे एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है, आपका सेकेंड, ठीक है? तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसका मात्रक दूसरा मात्रक, ठीक है? यह तो आपका पहला मात्रक मूल मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम होता है। लेकिन इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, लिखेंगे एम्पियर। एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है? चलिए हम क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, मात्रक निकाल कर भी दिखा देते हैं कि इसका मात्रक कैसे निकला। देखिए, आवेश को किससे लिखते हैं, कहेंगे क्यू से। धारा को किससे लिखते हैं, कहेंगे आई से। समय को किससे लिखते हैं, कहेंगे टी से। लिखेंगे आवेश का
मात्रक, आवेश का मात्रक निकालने का तरीका। आवेश का मात्रक Q बराबर धारा का मात्रक क्या होता है कहेंगे एम्पियर, और सेकंड का मात्रक क्या होता है इंटू, देखिए गुणा किससे बदल गया इंटू, सेकंड का मात्रक क्या होता है कहेंगे, समय का मात्रक क्या होता है कहेंगे सेकंड। यहाँ पर क्या हो गया दूसरा मात्रक निकल गया, ठीक है। दूसरा मात्रक क्या होगा एम्पियर सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आता है, यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक कूलाम का परिभाषा लिखिए, ठीक है। एक कूलाम का परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आईएमपी क्वेश्चन है, यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका ये आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए इसका कोई उम्मीद नहीं है कि ये पेपर में आपको आएगा, लेकिन इसका उम्मीद होता है 50% की ये पेपर में आपका आएगा, लेकिन वही मोस्ट आईएमपी होता है तो उसका कम से कम आपका 80% या 82% आशा होता है कि वो क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी लिखा हो, आप यह नहीं कह सकते कि यह क्वेश्चन 100 में 100% आएगा, ठीक है। कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये क्वेश्चन आपका 100 में 100% यूपी बोर्ड के पेपर में आएगा। यदि कोई कह रहा है तो समझिए वो हवा में तीर मार रहा है केवल, ठीक है। तो कहेंगे एक कूलाम, कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम का परिभाषा देखिए, एक कूलाम का परिभाषा का देखिए सबसे पहले, यदि धारा और समय आपका एकांक हो यानी एक एक हो तो उसमें बहने वाला आवेश कितना होगा एक कूलाम होगा, ठीक है। तो कहेंगे यदि धारा, देखिए यदि यहाँ पर भी हम एक रखते हैं यहाँ पर भी एक दे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा एक, तो इसमें एक आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो आप कह सकते हैं ना कि यदि धारा और समय आपका एकांक हो तो उसमें बहने वाला आवेश क्या होगा आपका एक कूलाम होगा। कहेंगे देखिए यदि, लिखेंगे यदि धारा, धारा और समय एकांक हो, एकांक यानी एक एक हो तो, ठीक है, एकांक हो तो उसमें बहने वाली वाली आवेश, आवेश एक कूलाम होता है। ठीक, यदि आपको परिभाषा समझने में कोई दिक्कत हो तो क्या देखिए एक बार और हम पढ़ के बता दें। कह रहा है यदि धारा और समय आपका क्या हो एकांक हो यानी एक एक हो, ठीक है, तो उसमें बहने वाला आवेश कितना होगा आपका एक कूलाम होगा, ठीक है। और देखिए आवेश मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है कहेंगे दो प्रकार का होता है, लिखेंगे आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार, ठीक है। चलिए हम अब आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम आवेश का प्रकार, ठीक है। आवेश कितना प्रकार का होता है उसके बाद क्या करेंगे इसका परिभाषा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आवेश का प्रकार, यहाँ पर आवेश के प्रकार, ठीक। आवेश का प्रकार पढ़ते हैं। आवेश आपका मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है धन आवेश और एक होता है आपका ऋण आवेश, ठीक है। तो पहले हम डालेंगे आवेश का प्रकार, लिखेंगे आवेश, आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक। मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं कहेंगे दो प्रकार का। पहला आपका क्या होता है कहेंगे धन आवेश या धनात्मक आवेश, आवेश, और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक आवेश। या तो आपको पता चल गया होगा कि आवेश मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। पहले का नाम होता है आपका धनात्मक आवेश
और दूसरे का नाम होता है आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक, इन दोनों का एक बात होता है। ठीक, इसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इसमें आपका क्या होता है, पहला में धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है और ऋण आवेश में आपका इलेक्ट्रॉन की अधिक होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका क्या होगा, अधिक पाया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका क्या होगा, कम पाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, इसका धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश कहेंगे जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो उसे धनावेश कहते हैं, उसे धनावेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, परिभाषा एक बार और हम पढ़ के जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, कम हो, उसे क्या कहते होता है या होती है कुछ है, तो उसे क्या कहते हैं, हम धनावेश कहते हैं। ठीक है, ऋण आवेश किसे कहते हैं, सेम सेम परिभाषा, बस जहाँ कम लिखा है उसके जगह हम क्या कह देंगे, अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, हम आपका ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखते हैं आपका ऋणात्मक आवेश या ऋण आवेश मक आवेश ऋणात्मक आवेश कहेंगे जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो अधिक होता या हो उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं, उसे ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देखिए जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं आवेश का गुण क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आवेश का गुण। आपको जहां पर भी कोई डाउट हो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे आवेश का गुण। आवेश का गुण, देखिए आवेश का गुण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आवेश के गुण को क्या करते हैं, समझा देते हैं। देखिए कह रहा कि जब आवेश आपका स्थित होता है तो केवल आपका क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब आपका आवेश क्या हो जाए, स्थित हो जाए, तो केवल कौन सा बल उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न। यदि आवेश आपका गति अवस्था में आ जाए तो चुंबकीय बल और वैद्युत बल दोनों उत्पन्न करेगा। यहाँ पर क्या होता है, आवेश का गुण होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, जब वो स्थित रहेगा तो केवल कौन सा बल उत्पन्न करेगा, कहेंगे केवल यदि वो स्थित है तो केवल आपका वैद्युत बल उत्पन्न करेगा। यदि वह गति करने लगे तो आपका वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, देखिए किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, या दूसरा का परिभाषा क्या होता है कि वस्तु का वेग किस पर निर्भर करता है,
कि उस वस्तु किसी भी वस्तु पर आवेश का मात्रा उस वस्तु पर किस पर निर्भर करता है, तो उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिख कर दिखाते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला होता है कि जब कोई वस्तु हो और स्थित हो जाए तो केवल कौन सा बल उत्पन्न करेगा, कहेंगे केवल वैद्युत बल उत्पन्न करता है। लिखेंगे जब कोई वस्तु जब कोई आवेशित वस्तु आवेशित वस्तु स्थित हो तो वह केवल वैद्युत बल उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु है और स्थित है यानी रुका हुआ है तो केवल कौन सा बल उत्पन्न करेगा, वैद्युत बल उत्पन्न करेगा। ये आपका क्या होता है, आवेश का पहला गुण होता है। ठीक है, चलिए आवेश का हम दूसरा गुण लिखते हैं। लिखेंगे जब कोई वस्तु गति करता हो गति करता है तो वह आपका वैद्युत बल तो उत्पन्न करेगा, उसके साथ साथ आपका चुंबकीय बल भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, वैद्युत बल उत्पन्न करेगा, उसके साथ साथ क्या उत्पन्न करने लगेगा, आपका चुंबकीय बल भी उत्पन्न करने लगेगा। लिखेंगे वह वैद्युत बल वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न करने लगेगा। करता है। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु स्थित होता है तो केवल कौन सा बल उत्पन्न करता है, वैद्युत बल उत्पन्न करता है। लेकिन वही गति में आ जाए तो वैद्युत बल उत्पन्न करेगा, उसके साथ साथ आपका क्या करेगा, चुंबकीय बल भी क्या करने लगेगा, उत्पन्न करने लगेगा। ठीक है, तीसरा गुण आपका क्या होता है, देखिए यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसको भी क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड के पेपर के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। हम ये नहीं कहेंगे कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि कोई मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा तो हम उसके आगे लिख देंगे आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यह आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यह 2 या 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आएगा तो हम वहां आगे आपका लिख देंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरा गुण इसका देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे किसी भी वस्तु पर आवेश लिखेंगे किसी भी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का आवेश आवेश उस वस्तु के उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला आपका क्या होगा कि किसी भी वस्तु का वेग उस पर किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। चौथा क्या होता है, दो समान आवेश एक दूसरे कर रहा है। देखिए दूसरा का क्या होता है, देखिए दो समान है, देखिए यानी विपरीत वाला क्या होगा, आवेश होगा, दो विपरीत वाला आवेश होगा। मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक ठीक है, जब दो आवेश आपका विपरीत हो तो कौन सा करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन वही आपका समान होगा तो क्या करेंगे, सब आकर्षण। जैसे आपका चुंबक देखे हैं, यानी नर्स नर्स को ले जाएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, थोड़ा मोड़ा धकेलेगा। ठीक है, समान रहेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, नर्थ चुंबक का नर्थ इसका भी दूसरे भी चुंबक का नर्थ को एक पास ले जाएंगे, सटाएंगे
तो क्या करता है, थोड़ा-थोड़ा इन दोनों को क्या करता है, दूर भगाता है, ठीक है? इसे क्या कहेंगे, वो क्या कहता है, प्रतिकर्षण। और असमान रहेगा, एक का नॉर्थ लें और एक का साउथ लें, तो ले जाएँगे आपस में मिलाएँगे तो तुरंत ये क्या करेगा, आपस में खींच लेगा। ये आपका क्या करता है, आकर्षण करता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, तीसरका लिखते हैं, कहेंगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। लिखेंगे समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। एक दूसरे को दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण माने ढकेलता है, प्रतिकर्षण करता है। अब लिखते हैं पांचवा। पांचवा क्या होता है, कहेंगे असमान, असमान आवेश, आवेश एक दूसरे को दूसरे को आकर्षित करता है। कहता है, ठीक है? देखिए, समान रहेगा तो प्रतिकर्षित कर देगा, असमान रहेगा तो क्या कर देगा, आपका आकर्षण कर लेगा, ठीक है? यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए आपका अगला परिभाषा देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा और सबसे मोस्ट आईएमपी परिभाषा। इसको लिख देते हैं हम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जितना पढ़े हैं उसके बीच का, ठीक है? जितना पढ़े हैं उसके बीच का, ये नहीं कहेंगे कि इसके बाद का, यानी पूरे किताब का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नहीं, ये बात तो सही नहीं है। लेकिन जितना हमने पढ़ा है अब तक, मतलब एक चैप्टर में, यह चैप्टर का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कूलाम का नियम, ठीक है? यह क्वेश्चन सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का, कूलाम का नियम। यह इससे देखिए, यदि आप इसको याद कर लिए तो इस चैप्टर का लगभग हर एक सवाल में क्या होता है, इसका फार्मूला, सॉरी, सूत्र के निगमन करेंगे तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो कहेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियम को समझाने के पहले हम आपसे एक नियम आपको बता देते हैं। जैसे आप 10 में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम यदि आप निकालना जानते होंगे तो सेम सेम कूलाम का नियम वही होता है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको लिख समझा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वही बात को हम लिख देंगे, ठीक है? तो देखिए ये आपका क्या होता है, कहेंगे बल। ये आपका क्या होता है, कहेंगे आवेश। मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर आपका और एक आवेश आपका यहाँ पर है, ठीक है? पहला आवेश का नाम है Q1, दूसरा का नाम है Q डैश, ठीक है? देखिए Q1 Q1, देखिए इसके बीच की दूरी देखिए कहेंगे, और इसके ये आपका क्या है, कहेंगे बीच क्या दूरी है, ठीक है? देखिए इसको क्या कहते हैं, कहेंगे हम इसको कहते हैं हम अनुक्रमानुपाती। देखिए कहेंगे दो आवेशों पर, क्या कहेंगे, दो स्थिर आवेशों पर लगने वाला बल उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है? क्या होता है, उसके उसके पर लगने वाला बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। तथा, तथा माने क्या होता है, तथा लिखेंगे, और उसकी बीच की दूरी क्या है आपका, आर। बीच की दूरी के वर्ग के, आप इस सूत्र को पढ़े होंगे, क्या होता है, देखिए यह बट्टे में आ गया तो इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। पाती, ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम, व्युत्क्रमानुपाती। एकदम आसान तरीका से हम आपको बताने की कोशिश कर, देखिए दो स्थिर आवेशों पर लगने वाला बल, ठीक है, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उसकी बीच की दूरी के, ठीक है, उसकी बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है? कहेंगे दो स्थिर आवेशों पर लगने वाला बल, ठीक है, क्या होता है, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? दो स्थिर आवेशों पर लगने वाला बल उसके क्या होता है, लगने वाला बल उसके अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को क्या करना है, हमको यहाँ लिख देंगे तो इसका परिभाषा। चलिए अब लिखेंगे, देखिए एक आवेश और बीच में कौन सा चिन्ह होता है, कहेंगे गुणा, ठीक है? तो यदि आपका परिभाषा इस तरह भी बोल रहे हैं कि दो स्थिर आवेशों पर, कहेंगे दो आवेशों पर लगने वाला बल उसके क्या कहेंगे, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इनके नियम के अनुसार, इनके नियम के
अनुसार, जो कूलाम जे उनके नियम का अनुसार करते हैं। ठीक है, कहेंगे दो स्थिर स्थिर या स्थिर, कुछ लिखे, स्थित लिखे था स्थिर लिखे, आवेशों पर आवेशों पर लगने वाला बल उनके गुणनफल उनके उनके आवेशों के गुणनफल को आवेशों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कहेंगे उस पर लगने वाला बल उसके क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कहेंगे इसे इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आदि आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं सवाल को। कह रहा कि दो स्थिर आवेशों पर लगने वाला बल उसके आवेशों का क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे नियम को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसका सूत्र का थोड़ा निगमन कर लेते हैं। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, तो क्या कर देंगे हम, एफ लिख देंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह, तो क्या करेंगे, चिन्ह लिख देंगे। ये आपका क्या है, Q1 Q2 Q1 Q10 बट्टा निचवा क्या आपका कहेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, नियतांक मानेंगे। लिखेंगे एफ बराबर के Q1 Q10 बट्टा आर। अब देखिए अब कहेंगे कि यह के क्या है, तो कहेंगे के एक नियतांक है। नियतांक है के, क्या है आपका नियतांक है, जिसको किसके स्थान पर रखे हैं, आपका है ना यह चिन्ह, यह चिन्ह है जिसको हम व्युत्क्रमानुपाती कर रहे थे और अनुक्रमानुपाती कर रहे हैं, उसी को हटाकर उसके जगह पर हम क्या कर दिए, आपका के रख दिए। ठीक है, और फिर लिखेंगे के का मान हमें कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखने पर के का मान हमें कितना रख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखेंगे। तो रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q10 बट्टा आर स्क्वायर। यही आपका क्या होता है, कूलाम का सूत्र होता है। ठीक है, यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करेंगे।